हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन डिस्कशन में। एंड दिस इज़ द मंथ ऑफ अगस्त 2023 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। देखो, ये जो स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल्स हैं एंड समवॉट अबाउट द 5th आर्टिकल, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है कि कुछ करंट अफेयर्स जो होती है उनमें सिर्फ सम फंक्शनल चेंजेज होती है, दैट इज सम न्यू प्रोविजंस ऐड होती है। बट ये तीनों आर्टिकल इज अबाउट स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन। अगर बात करें फर्स्ट आर्टिकल की, दैट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की, तो यह आर्टिकल कई मायनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट तो क्या कि इस आर्टिकल को बनने में ही करीब 5 साल से अधिक का समय लगा। सेकंड, कई बार यूपीएससी एक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है। लाइक आप यदि प्रीवियस ईयर को देखेंगे, जैसे कि देखो 2013 में डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डिस्कस सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट। उसके बाद देखो तो फिर है 2017 में क्वेश्चन पूछा critically examining the Supreme Court's judgment on National Judicial Appointment Commission Act 2014. Next question है discuss the essentials of 69th Constitutional Amendment Act. Next one is does the Rights of Persons with Disability Act 2016 and same क्वेश्चन को 2022 में इसे रिपीट किया द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इससे ये भी चीज़ पता चलता है क्या यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन को रिपीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पे पूछा 2016 में, 2020 में पूछा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा। उसके बाद राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देन आफ्टर विसल ब्लोअर एक्ट 2011 से क्वेश्चन पूछा। इस तरह से आप कई क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डायरेक्टली जो है यूपीएससी एक्ट से क्वेश्चन पूछ लेती है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंस है इस आर्टिकल का कि सेम एक्ट को, दैट इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो है यूरोपियन यूनियन ने 2018 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। सो इंडिया के लिए यह एक प्रेशर भी था, बिकॉज आज हम एक डिजिटल एज में जी रहे हैं और डिजिटल एज में हमारे डेटा का कोई हिसाब नहीं था। और आज के समय में पूरी दुनिया में डेटा का कई कई जगह मिसयूज होता है। जैसे आपने फेमस केस देखा होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का, कि कैसे उसने पर्सनल डेटा फ्रॉम फेसबुक से उसने डाटा को यूज़ करके यूएस की इलेक्शन को इम्पैक्ट किया। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में कैम्ब्रिज एनालिटिका का काफ़ी रोल था। सो इन सब बैकग्राउंड को देखते हुए हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। एक चीज़ और कि आज मैं आपको जो भी चीज़ इन स्लाइड्स में दिखाऊंगा, चाहे ये एक्ट हो, वेदर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के लिए हम लोग इस स्लाइड से पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड आर्टिकल इस स्लाइड से पढ़ेंगे। तो आज के आर्टिकल में मैंने कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है। आमतौर पे क्या होता है कि मैं कई सारी बैकग्राउंड्स को आपको समझाता हूँ, कई सारे बेसिक्स को लेके आता हूँ। बट आज की आर्टिकल को विजन ने इतनी अच्छी तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर किया है कि मुझे बाहर की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ी। ओनली मैंने क्या किया है, जो भी आपके मैगज़ीन में दिया हुआ था तो वो थोड़ा हैज़ार्ड मैनर में था। मैंने बस उसे क्या किया है, थोड़ा सिंपल वे में, थोड़ा एक क्रोनोलॉजी के वे में बस उसी डेटा को सजा के लिख दिया है ताकि वो आपको डायरेक्टली माइंड में हिट करे। सो इससे आपको क्या करना है कि आपको एक और बेनिफिट क्या होगी कि आपको फिर एडिशनल कुछ नोट्स नहीं बनाना होगा। यदि कहीं पे आपको लगेगा कि 1-2 लाइन ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे कि मैगज़ीन में ही इटसेल्फ, मान लो ये इतना सारा स्पेस यहाँ खाली है, तो जहाँ जहाँ स्पेस खाली होगा आप वहीं पे लिख लीजिएगा। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। एंड लास्टली, ऑल द नोट्स यू कैन गेट थ्रू दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे दी प्रोफेसर शो, तो आपको ये इस ग्रुप में सारे पीडीएफ्स प्लस हाइलाइटेड डॉक्यूमेंट ऑफ विजन आईएएस ये सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।
रिसेंटली अभी अपने चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑन दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। सो अकॉर्डिंग टू मी इस एक्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट समझने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंटायर आर्टिकल। सो फर्स्ट पॉइंट ये हमें समझना है कि यह आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, एंड सेकेंड वन इज़ दैट व्हाट इज़ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। सो यदि बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो यह एक्ट आपके पर्सनल डेटा के बारे में है। डेटा कई प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू दिस बिल और एक्ट। तो डेटा को इस तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग कहते हैं डिजिटल डेटा, सेकेंड वन इज़ पर्सनल डेटा, थर्ड वन इज़ नॉन पर्सनल डेटा एंड फोर्थ वन इज़ क्रिटिकल डेटा। बहुत ही एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब होता है पर्सनल डेटा जिसके बारे में ये एक्ट बना और इतनी हंगामा पूरी देश में हो रही है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो क्या होता है, यह एक शादी.com का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ पे कि क्या होता है, आप अपनी पूरी डिटेल्स भरते हो और वो डिटेल्स इतना डिटेल्ड होता है कि आपकी इंटायर कुंडली जो है आप किसी थर्ड पार्टी को सौंप देते हो। मान लो कल दिन क्या होता है कि ये सपोज करते हैं कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हैं, ये शादी.com का ओनर है और आपने ये चीज़ किसके लिए किया, तो मान लो ये थर्ड पार्टी ये थर्ड पार्टी है, ये आप हैं और मे बी दिस वन इज़ सम फीमेल जिससे कि आपकी रिश्ता लग रही है। कल दिन आप दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, तो ऐसे लाखों कपल्स की जो डेटा है वो शादी.com के जो ओनर हैं उनके पास आपकी ये डेटा है जिसमें आपकी इंटायर कुंडली उनके पास है। कल दिन में भी ये क्या करता है, ये पर्सन, ये जो शादी.com का ओनर है, मिस्टर मान लो ये एक्स है, मिस्टर एक्स आपकी डेटा को जो है किसी मान लो एस्ट्रोलॉजर के पास ये बेच देता है और वो एस्ट्रोलॉजर आपके इस डेटा से क्या करता है कि मान लो आपसे किसी वे में संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद आपके बारे में कुछ वो ऐसी जानकारी आपको बताता है तो जिससे आपको लगेगा कि अरे ये बाबा तो बहुत अंतर्यामी है, इनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद आप उसके झांसे में आ सकते हैं। सो ऐसी वो हर एक डेटा जिससे कि आपको पहचाना जा सके, दैट इज़ नोन एज पर्सनल डेटा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज़ आइडेंटिफाइबल बाय और इन रिलेशन टू सच डेटा, जिससे आपको पहचाना जा सके उस डेटा से। एग्जाम्पल बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, नेम, एड्रेस, आपकी नंबर, आपकी लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपकी क्या है, पॉलिटिकल ओपिनियन से भी आप जाने जा सकते हैं। सो इस तरह की डेटा को कहते हैं पर्सनल डेटा। कुछ और डेटा जो पर्सनल डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में रहता है, जैसे मान लो आप जोमेटो और स्विगी से आप खाना ऑर्डर करते हो, तो आप जो डेली उस वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हो और आप जो खाना यूज कर रहे हो उससे उसके पास एक प्रॉपर पैटर्न चले जाता है कि हाँ इस बंदे को ये चीज़ पसंद है। सो उसी के बेसिस पे वो आपको नेक्स्ट डिलीवरी जो है वो रिकमेंड करता है। ये चीज़ आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से देखने को मिलता होगा। यदि 2 पर्सन्स एट अ सेम टाइम पे अपना यूट्यूब अकाउंट खोलेगा तो दोनों को बिल्कुल डिफरेंट वीडियो जो है रिकमेंडेड मिलेगा। इससे ये मतलब निकलता है कि ये आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको वो फीड करवाता है। तो ये सभी बात रही पर्सनल डेटा की। डिजिटल डेटा किसे कहते हैं? वो पर्सनल डेटा जो कि आपके डिजिटल फॉर्म में हो। डेटा हो सकता है एक ऑफलाइन किसी डायरी में लिखा हुआ हो और एक हो सकता है जो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हो, दैट इज नोन एज डिजिटल डेटा। थर्ड टाइप ऑफ डेटा को हम लोग कहते हैं नॉन पर्सनल डेटा, मतलब जस्ट इसके अपोजिट,
जिससे कि आपको पहचाना जा नहीं जा सके। मान लो जनरेटेड बाय एन इंडिविजुअल बट कांट रिवील, मतलब क्या? मान लो कि ये इसे जनरेट करते हैं हम आप जैसे इंडिविजुअल्स ही, बट उससे पहचाना नहीं जा सकता है यस दिस इज अबाउट दैट पर्सन। एग्जाम्पल कैसे? मान लो 50 आदमी अपनी गाड़ी को लेके रोड पे चल रहा है और किसी जगह इसकी जो है डेंसिटी इस प्लेस पे यहाँ पे मान लो एक साथ टोटल 6 कार आ गई, तो जीपीएस क्या शो करेगा? इस जगह पे जो है हैवी ट्रैफिक है, तो जीपीएस के जो आप जब वो मैप यूज़ करते हैं तो आपको इस जगह रेड मार्क दिखाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक हाई है। इसे जनरेट हम जैसे ही इंसान कर रहे हैं, बट क्या जीपीएस बता सकता है कि पार्टिकुलर पर्सन की वजह से यहाँ पे वो ट्रैफिक हैवी जाम हो गया है? नहीं। सो इस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं नॉन पर्सनल डेटा। और फोर्थ टाइप ऑफ डेटा होती है जिसे कहते हैं क्रिटिकल डेटा, मतलब ऐसी डेटा जो कि किसी कंट्री के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक डिफेंस से रिलेटेड डेटा, न्यूक्लियर डेटा एंड आर्मी से रिलेटेड डेटा। इस तरह के डेटा को कहते हैं क्रिटिकल डेटा। इन सभी डेटा में से ये जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल डेटा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझा कि यह एक्ट सिर्फ और सिर्फ बात करता है पर्सनल डेटा के बारे में। एंड सेकेंड कि इस एक्ट का प्रोविज़न क्या है। यदि आप इस एक्ट का जो अभी जो ये प्रिपेयर हो चुका है गैजेट ऑफ इंडिया से, तो सिंपल सा जब देखेंगे ये इस रूप में ये एक्ट आया, तो वहाँ पे बस यही लिखता है दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर दी प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बस यही 2 पॉइंट समझ लेंगे, सब कुछ आसान लगेगा इस आर्टिकल को समझने में। क्या कर रहा है कि वो प्रोसेसिंग करना है किसको? डिजिटल पर्सनल डेटा। मतलब वो आपका पर्सनल डेटा होगा, वो भी पर्सनल डेटा किस फॉर्म में होगा? डिजिटल डेटा में। और यह एक्ट ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ सच पर्सनल डेटा। तो अब समझते हैं थोड़ा सा ये पर्सनल का मतलब, ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं प्रोसेसिंग को थोड़ा यहाँ से डिटेल में हम लोग कि प्रोसेसिंग मीन्स क्या होती है। मैं एक एग्जांपल से फिर से इस प्रोसेसिंग को आपको समझाऊंगा। एक स्टैटिस्टिक्स आप सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट नॉट, यदि अंडर 10th में आप होंगे तो वहाँ पे चैप्टर पढ़ना होता था मैथमेटिक्स में, और आफ्टर 10th के बाद एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताता है कि हम डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। मतलब ऐसे हमारे पास जितनी सारी डेटा हैं वो एक तरह का क्या है, वो रॉ डेटा है, वो क्रूड डेटा है। उसे जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मतलब नहीं बनती है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो कभी, तो आप क्रिकेट में क्या देखते हैं कि जब 50 ओवर तक मैच चलता है तो आपको वो क्या करता है, एक अच्छा सा ग्राफ इस तरह से बना के दिखाता है, जिसमें कि बताता है फर्स्ट ओवर में मान लो 10 रन बना, सेकेंड ओवर में 15 रन बना, थर्ड ओवर में 2 रन बना। तो इसके बाद एक ओवरऑल आपके पास इस तरह का एक प्रोसेस्ड ग्राफ रहता है, जिससे कि आप सिर्फ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ओवर में कितना रन बना, किस ओवर में कम रन बनाया है, अधिक बना है। यह एक उदाहरण है प्रोसेसिंग का। इसे और अच्छे एग्जाम्पल से समझिए कि प्रोसेसिंग ऑफ डेटा क्यों ज़रूरत है। एक क्वेश्चन था क्लास 9th के स्टैटिस्टिक्स का, ये है। बस हम लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, डेटा को प्रोसेसिंग से कैसे हेल्प होती है वो समझेंगे। कहता है कि 100 स्कूल में जो है 100 प्लांट को लगाने का जो है वो एक महोत्सव, वन महोत्सव वहाँ चल रहा था, जिसमें कि ये प्लान किया गया कि 100 प्लांट्स ईच वेयर प्लांटेड इन 100 स्कूल। 100 स्कूल है और हर स्कूल 100 प्लांट लगाएगा। जैसे फर्स्ट स्कूल मान लो है, उसे भी 100 प्लांट लगाना है, सेकेंड स्कूल, थर्ड स्कूल, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से टोटल 100 स्कूल है, हर किसी को 100 प्लांट लगाना है। और रिजल्ट उसके बाद क्या आता है, आफ्टर 1 मंथ के बाद सर्वे करना है और ये बताना है कि कितना नंबर ऑफ प्लांट जो है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, वो बताना है। मान लो फर्स्ट स्कूल में जाके पता किया तो फर्स्ट स्कूल में 95 आउट ऑफ 100 जो था वो सर्वाइव कर रहा था, सेकेंड स्कूल में 67, उसके बाद किसी में 100 में ओनली 28 सर्वाइव कर रहा था, 32। तो इस तरीके का टोटल 100 स्कूल का डेटा ये आपको मान लो इस तरीके से दे दिया गया। बट क्या ये बताइए, इस तरह से एक एक नंबर को पढ़ना
ये कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, और इसका कोई एक लॉजिक नहीं बन रहा है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे फॉर मान लो अपकमिंग और कहीं पे 100 स्कूल में ये प्रोजेक्ट चलाना होगा। इससे कुछ आपको वो एक नहीं मिल रहा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो अब हम इस डेटा को थोड़ा प्रोसेस करेंगे, थोड़ा एक वे में इसको क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर वे में इसको थोड़ा सजाते हैं जिससे कि हमें ये पता चले इसकी कुछ मीनिंग निकले। तो जब हम इसे सजाया, हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप बनाया ताकि थोड़ा छोटा भी लगे डेटा और समझने में आसानी हो। ये बताइए कि ऐसा वो कितने स्कूल थे जिसमें कि 20 से लेके 29 प्लांट ही सर्वाइव कर पाया, और ये बताइए ऐसा कितना स्कूल है जिसमें 30 से 39 प्लांट सर्वाइव किया, 40 से 49, अप टू 90 से 99 प्लांट किसी स्कूल में सर्वाइव किया। तो हमें इसमें से क्या पता चला कि लगभग ऐसे 12 स्कूल थे जिनमें कि करीब 90 से 99 तक जो है प्लांट सर्वाइव किया है। 23 स्कूल ऐसे थे जिनमें 80 से 89 स्कूल सर्वाइव किया है। इस तरीके से हमारे पास ये, अब देखो इतनी बड़ी डेटा को हमने प्रोसेस करके इतने छोटे में सिंक्रोनाइज कर दिया। तो इस डेटा से यदि अब कोई है वो निकालना चाहेगा, एनालिसिस करना चाहेगा, तो उसे लगेगा देखो ओनली 3 स्कूल ही है जिसके पास ओनली 20 से 29 प्लांट सर्वाइव कर पाया, तो इस पे मान लो कि अधिक फोकस करना है। इस तरीके से जो उसको प्लानिंग करना होगा वो करेगा। ये एक एग्जाम्पल था प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का। थोड़ा और अब हम, ये पॉइंट थी हमारी कि प्रोसेसिंग से रिलेटेड। प्रोसेसिंग मतलब और थोड़ी एक सिंपल सी बात में समझे, बहुत आसान तरीके से प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है। मान लो आप क्या करते हो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं यहाँ पे अभी 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। फर्स्ट आप क्या कीजिए, लगातार आप एक ऐसा चीज़ यूट्यूब पे सर्च कीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम में। ये आप 4 दिन तक काम कीजिए। जैसे मान लो डेली आप मॉर्निंग में जगते हो, आप मान लो क्या करते हो, सर्च करते हो भजन, और फर्स्ट डे सुनते हो सुबह के 6 बजे, सेकेंड डे भी भजन सर्च करते हो सुनते हो, थर्ड डे भी भजन सर्च करके सुनते हो सुबह 6 बजे, और फोर्थ डे भी। अगले 5th डे क्या होगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप 6 बजे सुबह में यूट्यूब खोलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको आपके पसंद की भजन जो है आपको रिकमेंडेड लिस्ट में मिलेगी। ये कैसे हुआ, कैसे यूट्यूब को पता चला? तो यूट्यूब ने क्या किया, आपके डेटा को प्रोसेस किया कि आपको क्या पसंद है किस पार्टिकुलर टाइम में। ये भजन आप सेम यूट्यूब को यदि आप 12 बजे दोपहर में खोलेंगे तो उस समय भजन आपको रिकमेंड नहीं करेगा वो, बिकॉज क्या है, वो डेटा को आपको प्रोसेस कर रहा है। सो यही दोनों धुरी पे ये पूरी की पूरी बिल घूम रही है। एक तो आपके पर्सनल डेटा और सेकेंड वन इज अबाउट प्रोसेसिंग। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग अब समझते हैं टाइम लाइन क्या रही इस डेटा, ये बिल बनने को, ये एक्ट बनने को, और सेकेंड वन समझेंगे इसकी प्रोविजंस क्या है, और लास्टली की लिमिटेशंस क्या क्या कंसर्न्स है इस डेटा से रिलेटेड। तो ये इसको जल्दी जल्दी अब ख़त्म करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2017 से। क्या हुआ था उस समय, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी थी। कर्नाटका हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी सर। तो पुट्टास्वामी सर क्या कर रहे थे, वो आधार प्रोजेक्ट को चेक कर रहे थे। एक्चुअली आधार प्रोजेक्ट एक ऐसी प्रोजेक्ट थी, गवर्नमेंट ने इसे मनी बिल के तहत लाई थी, लेकिन पहला ऐसा एक्ट था जो कि आपसे आपका पर्सनल डेटा ले रहा था। पर्सनल डेटा किस फॉर्म में, वो पर्सनल डेटा में आपका थंब इम्प्रेशन था, उसमें आपकी आई साइट थी, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी थी। जब गवर्नमेंट ने कहा आपको कि अपने बैंक अकाउंट को जो है आधार से लिंक कीजिए, अपने बैंक अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक कीजिए। सो आधार आपका कंप्लीट जो है एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा था। सो पुट्टास्वामी सर को लगा क्या कि इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक सर्विलांस स्टेट क्रिएट कर सकता है जिसमें कि वो सभी इंसान पे नज़र रखे। तो इस कंसर्न्स को लेते हुए पुट्टास्वामी सर एक PIL दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में 9 जज बेंच बैठती है, और उसमें ये निर्णय आता है क्या कि यस, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि यस,
जो हमारी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है। और जब प्राइवेसी पे बात आए तो पर्सनल डेटा तो सबसे अधिक प्राइवेसी है उनमें। हमारी हर कुछ आज इंटरनेट पे हमसे अधिक इंटरनेट के पास हमारी इन्फॉर्मेशंस है। हमारी हर एक चीज़, हमारी पसंद नापसंद, हमारी पॉलिटिकल ओपिनियन, तो उस डेटा को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, कौन प्रोसेसिंग करेगा, कौन स्टोर करेगा, इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि अब जब ऐसी बात है तो इसके लिए एक कानून होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करती है जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। ये कमेटी का काम था कि ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर करना अबाउट पर्सनल डेटा। तो सो BN श्री कृष्णा कमेटी ने 2018 में एक ड्राफ्ट बना के दिया अबाउट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से। ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। 2019 में जो बातें BN श्री कृष्णा कमेटी ने बताया, गवर्नमेंट ने उसे रिवाइज्ड करके बिल के रूप में पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट बिल में सम चेंजेज कंसर्न किया गया रिलेटेड MP से, तो बिल को भेज दिया जाता है JPSC के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करीब 80 चेंजेस बताती है, और ये इतनी बड़ी चेंजेस थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से क्या करना पड़ा, रिवाइज्ड करके ऑन एज पर JPSC रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। और बट फिर से क्या होता है, क्या मान लो जब आप क्या करते हो, कोई नोट्स बनाते हो, और उस नोट्स में क्या होता है कि बहुत सारा जब एरर आप कर देते हो, अब यहाँ पे कट कोट किया, कट कोट, तो आप सोचते हो ना, चलो क्या करते हैं ना, अब इस पेज को ही डिलीट कर देते हैं, फिर से एक नया एक्ट बनाते हैं। 80 चेंजेज हो चुका था और इतना ये प्राइमरी बिल था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को ही वापस ले लिया। और गवर्नमेंट विथड्रू दी PDPB बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 बाय साइटिंग द एक्सटेंसिव चेंजेस मेड बाय JPSC। उसके बाद मीटिंग अगेन 2022 में DPDP बिल को जारी करती है, और उसके बाद 2023 में जो आपने देखा कि न्यूज़ में जो था, यह एक्ट बन चुका है। और यह एक्ट किस रूप में हमें देखता है, तो गज़ेट ऑफ इंडिया में भी ये एक्ट आ चुका है, और इस रूप में आपको ये एक्ट देखने को मिलता है। और इसमें सारी प्रोविजंस है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थी वो आपके लिए मैंने मेहनत की है, और उन सभी चीज़ों को आपको पर्सनली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी चीज़ों को इस 1 पेज नोट्स में डाल दिया है। मैं ये PDF भी अपलोड कर दूंगा, और आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वेट अ सेकेंड, ओके। सो ये थी टाइमलाइन हमारी कि कैसे ये बिल यहाँ पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और यह एक्ट बन चुका है। अब हम बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी इस एक्ट में यूज़ की गई है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस एक्ट को समझने के लिए, इसकी प्रोविज़न समझने के लिए आप कई जगह जैसे देखेंगे कि डाटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा फ्यूडिशरीज क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं। थोड़ा मैंने इसे अलग वे में से बनाया है, समझते हैं। डेटा प्रिंसिपल, देखो डेटा प्रिंसिपल सिंपल मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, इसका मतलब है आप और हम, जो कि डेटा को जनरेट कर रहा है, दे आर नोन एज डेटा प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सी बात में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेटा प्रिंसिपल मीन्स जो पर्सन डेटा जनरेट कर रहा है। डेटा फ्यूडिशियरी का मतलब क्या होगा, तो वो कोई आदमी या वो कोई कंपनी जो कि आपके डेटा को क्या कर रहा है, आइदर स्टोर कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। जैसे एग्जांपल, बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, या इटसेल्फ गवर्नमेंट जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करेगा उसे बोलेंगे डेटा फ्यूडिशियरीज। आसान है। थर्ड वन इज डेटा सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या कहता है, डाटा सॉवरेनिटी का मतलब कि जिस देश की डेटा है ना, उस डेटा को आप उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। मतलब डील दी डेटा एज द रूल ऑफ दैट कंट्री, नॉट एज द कंपनी बिलोंग्स टू दैट। मान लो आप अमेजन का वेबसाइट चलाते हो, आप उसमें से, तो इससे पहले क्या था, इस एक्ट के पहले
अमेज़न क्या करता, चूँकि अमेज़न अमेरिकन कंपनी थी, इंडिया में कोई लॉ नहीं था, तो वो हमारी हर एक डेटा को यूएसए के अपने सर्वर में स्टोर करता था। बट यह एक्ट कहता है कि जो भी पर्सनल डेटा है उस डेटा को उस कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो डेटा सॉवरेनिटी का मतलब हो गया डील दी डेटा एज द रूल ऑफ दैट कंट्री वेयर डेटा इज जनरेटेड। ये बात हो गई। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि डेटा जनरेटेड इन इंडिया हैज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया। मतलब यदि डेटा इंडिया में जनरेट हुआ है तो डेटा इंडिया में स्टोर किया जाएगा। एक बार रिकैप करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटा यह एक्ट के बारे में। सो दिस एक्ट इज़ अबाउट योर पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा का क्या मतलब होता है, जो डेटा आपसे वह डेटा जिससे आपको जाना जा सके, दैट इज़ नोन एज पर्सनल डेटा। उसके बाद हमने समझा ये टाइमलाइन थी, 2017 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है, 2023 में एक्ट बनती है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी, डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसने डेटा जनरेट किया, डाटा फ्यूडिशरी जो कंपनी उसे प्रोसेस और स्टोर करेगी, डाटा सॉवरेनिटी उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसे डील करनी है जहाँ की वो डेटा है, डाटा लोकलाइजेशन मतलब उसी कंट्री में रखनी है जहाँ की वो डेटा है। ये बातें थी। अब बात करते हैं इसकी प्रोविजंस की। प्रोविजन से जाने से पहले एक लाइन जो कि आप हर जगह न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी देखते होंगे, ये बहुत कॉमन सी लाइन है, इसका मतलब ज़रा समझ लेते हैं। आई थिंक आपको पता होगा। इसे इंट्रो के तहत आप चाहे ऐसे में चाहे आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कि डेटा को यदि आज के समय में क्या डेटा है, तो इसे एक मैथमेटिशियन थे क्लाइव हम्बी, और क्लाइव हम्बी साहब ने बोला कि 21st सेंचुरी में डेटा जो है ना, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। क्यों न्यू ऑयल की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज कि जो 18th सेंचुरी में इम्पोर्टेंस ऑयल का था, जिसके पास ऑयल पे राज हो, वो पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था, पूरी दुनिया को लीड कर रहा था। आज के समय में कहता है जिसके पास डेटा है वो पूरी दुनिया को रूल करेगा, वो पूरी दुनिया को लीड करेगा। और सिमिलैरिटीज़ क्या है? ऑयल भी आपको क्रूड फॉर्म में देखने को मिलता है, डेटा भी क्रूड फॉर्म में देखने को मिलता है, इसलिए डेटा की भी प्रोसेसिंग होती है, ऑयल की भी प्रोसेसिंग होती है। बिना प्रोसेसिंग किए हुए ना तो ऑयल का कोई इम्पोर्टेंस है, ना ही डेटा का कोई इम्पोर्टेंस है। दोनों एक तरह से कचरा है जब तक आप उसके प्रोसेस नहीं करके आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेते हैं। सो यह एक लाइन था, डेटा इज़ द न्यू ऑयल इन द 21st सेंचुरी। यह एक्ट किस लिए है? तो मैंने बात किया कि यह एक्ट एन एक्ट टू प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। किस फॉर्म में? तो इसकी क्या, तो ये सिंपली प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा और नीड टू प्रोसेस। इसी दो पॉइंट पे, एक तो आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करना है और प्रोसेस करना है। अब बात करते हैं, चलते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस में सबसे पहले कहता है क्या, यह एक्ट किस पे अप्लाई होगा? तो एप्लीकेबिलिटी के लिए 2 पॉइंट बताता है। वो कहता है क्या, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड। तो यह एप्लीकेबल उन सारी कंपनी पे होगा जो कि विद इन इंडिया है और इंडिया के अंदर रहते हुए, मान लो चूँकि हम अपने कंट्री के रिलेटेड लेके समझते हैं, तो विद इन इंडिया रह रहा है, तो इंडिया के अंदर जो उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, उसको जो प्रोसेस कर रहा है, उस पर यह एप्लीकेबल होगा यह रूल। और वह डाटा जो इंडिया के अंदर कलेक्ट कर रहा है वो होना चाहिए डिजिटल फॉर्म में और इन नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटाइज सब्सिक्वेंटली। पहला तो यदि डिजिटल फॉर्म में है तो उस पर लागू होगा, बट मान लो कोई कंपनी क्या करती है, नॉन डिजिटल डेटा लेती है। जैसे मान लो राशन कार्ड, जब आप राशन लेने के लिए आप मतलब कोई यदि गए होंगे कभी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें राशन प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे देखेंगे कि डायरी में मेंटेन किया जाता है कि हाँ चलो एक्स नाम का पर्सन आया, उसे 5 kg राइस मिला, 5 kg चावल मिला। तो वो एक क्या है, नॉन डिजिटल डेटा है। बट उसे यदि मान लो डिजिटाइज कोई करता है, तब जाके उस पर्सन्स पे भी क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा ये लॉ। सेकेंड कहता है क्या, अब बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, अब बात करते हैं क्या कि प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा यदि वो आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, तो क्या जो आउटसाइड इंडिया होगा उस पर हमारी रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी?
नियम तो ये कहता है कि हम तो कानून सिर्फ अपने देश के लिए बना सकते हैं, बाहर की कंपनी के लिए नहीं बना सकते। लेकिन यदि बाहर की कंपनी हमारे से रिलेटेड कुछ हमें इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम बना सकते हैं। तो वही कह रहा है इस एक्ट में भी। पहला तो यदि इंडिया के अंदर कोई भी है वो डिजिटल डेटा और नॉन डिजिटल डेटा को डिजिटाइज करता है तो उस पर तो यह एक्ट लागू होगा। सेकेंड वन इज, यदि आउटसाइड है, कोई इंडिया में रहता है लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है इंडिया में, तो वह उस पर्सन पे भी यह एक्ट लागू होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे अच्छा अमेजन कंपनी। अमेजन कंपनी इंडिया की नहीं है, बट वो क्या करती है, हमारी डेटा को परचेज करती है। किस फॉर्म में? जब हम शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो ऑफर हमें करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम अमेजन पे खरीदते हैं। इसका मतलब है यह एक्ट अमेजन पे भी लागू होता है। किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये पॉइंट समझना जरूरी है। यदि आप यहाँ पे समझ लेते हैं तो फिर जब हम कंसर्न पढ़ेंगे तो उसमें यही लिमिटेशंस बताया जाता है कि पहली बात तो कहता है क्या, पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पसेस। हो सकता है ना कि आप खुद क्या करते हो, आपकी अपनी मान लो अपनी फैमिली के लिए क्या करते हैं कि डेटा को प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल कि मान लो घर में 5 फैमिली मेम्बर है, पांचों फैमिली मेम्बर का आपने एक, मान लो आप क्या कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं जिसमें कि आप ये देखते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर का खाने का क्या पैटर्न है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग मान लो आपने वो एक लिस्ट प्रिपेयर किया और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप कुछ प्लान बनाते हो, आप अगले मंथ की जो है कि राशन लाने की प्लानिंग बनाते हो। इसे भी तो कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ही। तो क्या इस पे भी एक्ट लागू होगा? नहीं। अरे भैया, आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो क्यों, सरकार को उससे क्या मतलब है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कहता है क्या, पर्सनल डेटा दैट इज मेड और काउज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डेटा प्रिंसिपल। पहले बात तो डेटा प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, ये आप इटसेल्फ हुए, हम लोग इटसेल्फ हुए। यदि हम लोग मान लो कोई डेटा को जानबूझ के ही कह रहे हैं क्या, चलो ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, तो फिर उस पर कोई मतलब ही नहीं है कि वो चीज़ लागू होने का, बिकॉज उसे आपने तो पब्लिकली जब कर दिया तो पर्सनल की कोई बात ही नहीं रही, तो वो हो गया। यदि कोई कहता है कि हाँ मेरी डाटा को पब्लिकली अवेलेबल है, और कहता है एनी अदर पर्सन हु इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल। अब यदि लॉ के अकॉर्डिंग किसी के पर्सनल डेटा को पब्लिकली अवेलेबल करवाना पड़े, मान लो कोई टेररिस्ट है, अब उससे उसकी पर्सनल डेटा लेनी है तो वो कर सकते हैं, तो बिकॉज वहाँ पे ऑब्लिगेशंस ऑफ लॉ है। तो ये हुआ एप्लीकेबिलिटी, किस पे लागू होता है, किस पे लागू यह एक्ट नहीं होगा। सेकेंड बात करते हैं कंसेंट की। सिंपल सी बहुत छोटी सी पॉइंट है। कहता है क्या, पर्सनल डेटा आपकी तभी प्रोसेस होगी ओनली फॉर, पहली बात तो लॉफुल पर्पसेस के लिए होनी चाहिए। कोई कंपनी यदि प्रोसेस कर रही है आपकी डेटा तो वो कानून संगत होना चाहिए, और वो तभी आपकी डेटा और हमारी डेटा प्रोसेस करेगा जब तक हम उससे वो कंसेंट ना लेगा। आपको लगता होगा आप कब कंसेंट देते हो, जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको वो डिस्क्लेमर आता होगा, आप बिना पढ़े हुए चूँकि इतनी लंबी वो रहती है, आप क्या कर देते हो, क्लिक यस करके, जिससे आपको लोकेशंस, आपके फ़ोन, आपके कॉन्टैक्ट, हर कुछ को वो ले लेता है। वो कंसेंट था। तो इस बात को भी इस एक्ट में ध्यान रखा गया है कि आपसे जब कंसेंट लिया जाएगा वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो टर्म्स एंड कंडीशन में लास्ट में छोटा सा दिखा के आपसे वो कंसेंट ले ले। तो ये चीज़ है। और तो और इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि राइट टू विथड्रॉवल द कंसेंट एट एनी टाइम। यदि उसके बाद आप चाहते हो कभी कि आपकी कंसेंट अब नहीं है, आपकी डेटा को प्रोसेस नहीं करे, तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हो। उसके बाद कहता है क्या, कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ बेनिफिट और सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि जब गवर्नमेंट को यूज करना होगा आपकी डेटा को, चाहे वो मेडिकल रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी तरह की डेटा हो, गवर्नमेंट आपसे बिना कंसेंट लिए जो है उसको क्या कर सकता है, आपकी डेटा को प्रोसेस कर सकता है फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स और सर्विसेज। जैसे मान लो अनाज गवर्नमेंट को देना हो, जैसे मेडिकल सर्विसेज पहुंचानी हो, इंश्योरेंस पहुंचानी हो, सब्सिडी पहुंचानी हो, उस केस में गवर्नमेंट बिना आपसे परमिशन लिए हुए आपके डेटा को यूज़ कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। सो यह बहुत बड़ा एक कंसर्न्स है जिसको हम लोग देखते हैं अभी आगे। यदि कोई मान लो बच्चा है तो बच्चे का कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है, तो कहता है वैसे केस में उसके पेरेंट्स से आप जो है या फिर लीगल गार्जियन से जो है क्या कीजिए, कंसेंट लेना पड़ेगा उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं क्या, यह एक्ट बोलता है कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिनका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। यह बोर्ड क्या करेगा, यह बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, DPBI बोर्ड इसे कहा जाएगा। इसका फंक्शंस क्या होगा, सबसे पहले तो मॉनिटरिंग कंप्लायंस। यदि आपकी किसी से मान लो हो जाती है, बकझक हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी कंपनी से, लेट्स एग्जांपल अगेन अमेजन, और आपकी प्रॉब्लम की सुनवाई अमेजन नहीं कर रहा है, आपके डेटा को वो आपके कंसेंट के मान लो बिना ही वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, कहाँ जाएंगे ऐसी केस में, तो ऐसी केस में आप DPBI बोर्ड के पास आप जा सकते हैं। डायरेक्टिंग डेटा फ्यूडिशरीज, पहली बात तो डेटा फ्यूडिशरीज कौन है, जो कंपनी डेटा को प्रोसेस करेगी। अभी हमने बात किया डेटा फ्यूडिशरीज की, तो ये डेटा फ्यूडिशरीज को डायरेक्ट करेगा कि टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन द इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच। यदि कहीं पे भी डेटा ब्रीच होता है, ये रूल के अगेंस्ट में जाता है, तो उसके लिए यह बोर्ड उसे बताएगा कि नेसेसरी स्टेप क्या लेना है। और हियरिंग ग्रीवांसेस मेड बाय अफेक्टेड पर्सन, किसी अफेक्टेड पर्सन की शिकायतें सुनने का काम भी यह बोर्ड करेगा। बोर्ड मेंबर अपॉइंट होंगे 2 साल के लिए और एलिजिबल रहेंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसके अगेंस्ट यदि आपको अपील दायर करना है, सो अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजन विल लाई विद द, ये आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, TDSAT ट्रिब्यूनल्स में, जिसका नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। और इसके बाद भी नहीं होती सॉल्यूशन, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो आप जा ही सकते हैं। बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल। कौन है ये डेटा प्रिंसिपल, तो डेटा प्रिंसिपल हम लोग जो डेटा जनरेट करता है उसकी राइट्स क्या है और ड्यूटीज़ क्या है। तो कहता है डेटा प्रिंसिपल की राइट है कि वो अपना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है अबाउट प्रोसेसिंग, कि आपकी जो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की क्या स्थिति है, आपका कंसर्न्ड कंपनी से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी डेटा की प्रोसेसिंग की क्या स्थिति है। सीक करेक्शन और इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा, यदि आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल डाटा में कुछ करेक्शन हो, कुछ चीज़ें इरेज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल है, आपकी शिकायतों का निपटारा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। मान लो अब आप चाहते हो कि आपकी जो पर्सनल डेटा किसी कंपनी के पास है और आप अब कुछ दिनों के बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, और मे बी फॉर एनी रीज़न कि आप किसी और को अपना डेटा का मालिक बनाना चाहते हैं, तो आप उसे नॉमिनी बना सकते हैं, जैसे बैंक में नॉमिनी का फंक्शंस होता है। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है क्या, कि डेटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर्ड अ फॉल्स और फ्रीवोलस कंप्लेंट आप नहीं कर सकते हैं, और यदि ऐसी स्थिति में वायलेशन ऑफ ड्यूटीज़ में ये आता है और उसके बाद आपको 10,000 तक का फाइन लग सकता है। ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज का क्या काम है, मतलब डेटा फ्यूडिशरी मतलब जो कंपनी डेटा को प्रोसेस करेगी उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो कहता है डेटा फ्यूडिशरी मस्ट इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। आपकी डेटा की एक्यूरेसी बनी रहे, नहीं कि कुछ से कुछ गलत हो जाए। बिल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड, डेटा सेफ रहना चाहिए। इन्फॉर्म करना है इस बोर्ड को, इन्फॉर्म DPBI एंड अफेक्टेड पर्सन इन इवेंट्स ऑफ ब्रीच डेटा। मान लो किसी वे में किसी वजह से आपकी डेटा क्या होती है, लीक हो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, ऐसे केस में कहता है क्या, आपको मस्ट इन्फॉर्म करना होगा फर्स्ट तो बोर्ड को, DPBI बोर्ड को, और सेकेंड वन इज जिसकी डेटा अफेक्टेड हुई है। कहता है क्या, यदि मान लो आप संपर्क करते हो, ये डाटा फ्यूडिशरीज है, ये संपर्क करता है कि मेरी डाटा को इरेज किया जाए, तो इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा एज सुन एज पर्पस हैज बीन मेट, रिटेंशन इज नॉट नेसेसरी फॉर लीगल। मतलब क्या, जैसे ही आपकी पर्पस सर्व हो जाती है, मान लो किसी से आपने उसकी डेटा ली है, सपोज दैट आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए आपने कोई पर्सन ने डेटा दिया है किसी कंपनी को, लेकिन अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन खत्म है, अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो सभी कुछ खत्म हो गया है, तो उसके बाद जैसे आपकी पर्पस खत्म हो गई है, तो उसकी डेटा को इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज, ये क्या होता है।
आपने देखा ना, डेटा फ्यूडिशरी हमने देखा वो कंपनी जो कि डेटा को क्या करेगा, हमारा प्रोसेस करेगा या स्टोर करेगा। बट सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज कौन हो जाएगा? देखो नाम इटसेल्फ कर रहा है, ये ऑल जनरल डेटा फ्यूडिशरीज हो गया, जितने कंपनीज पर्सनस हैं जो डेटा को प्रोसेस स्टोर कर रहा है। लेकिन ये सिग्निफिकेंट है, कुछ खास लोग हो सकते हैं। तो एनी डेटा फ्यूडिशरी जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा, चलिए आप खास बंदा है, ये आम बंदा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस दोनों कंपनी को राइट्स होगा कौन कितना किसी डेटा को स्टोर प्रोसेस कहाँ कैसे क्या कर सकता है। तो सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करेगा, और इसे नोटिफाई करते हुए गवर्नमेंट कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देगा कि जैसे वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा। अब मान लो कंपेयर यदि आप करो, एज एग्जाम्पल कंपेयर करो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्विगी का, और उसके अगेंस्ट में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई छोटी सी, मान लीजिए आपके आसपास में कोई डोमिनोज है, दोनों के पास आप जाते हो, आप अपना नंबर रजिस्टर करते हो, आप वहाँ पे ऑर्डर लेते हो। बट यदि दोनों की वॉल्यूम ऑफ डेटा की बात करें तो स्विगी जोमेटो मच मोर अहेड है, बिकॉज वो बहुत लार्ज लेवल तक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाए हुए है, हर छोटे बड़े दुकान से वो उसके पास वो कॉन्टैक्ट है। तो इसका मतलब उसके पास वॉल्यूम और सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा ज़्यादा है। रिस्क टू राइट टू डेटा प्रिंसिपल, वो किसी मतलब डेटा प्रिंसिपल जो आपकी डेटा की जो है रिस्क टू राइट वो अधिक होगा। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सॉवरेनिटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब वो डाटा जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मतलब लाइक जैसे फेसबुक ने किया था कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली वो कहानी, जिसमें कि यूएस के इलेक्शन को इम्पैक्ट किया, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, पब्लिक ऑर्डर को वो इधर उधर कर सकता है। सो इन सब फैक्टर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी डेटा फ्यूडिशरी को नोटिफाई करेगी सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज। सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी विल हैव सर्टेन एडिशनल उसके पास ऑब्लिगेशंस होगा, इंक्लूडिंग अपॉइंटिंग अ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसे अपॉइंट करना होगा, इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर उसे अपॉइंट करना होगा, और उसको इम्पैक्ट असेसमेंट भी बना करना होगा सालों साल कि हाँ ये मेरी कंपनी की ये ऐसे ऐसे प्रोसेस चल रही है, इतना डेटा है, इतना डेटा प्रोसेस हुआ, इतना, वो हर एक इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर करेगा, बिकॉज उसके पास बहुत ही रिस्की डेटा उसके पास है। अब बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि एग्जेम्पशंस क्या है, किसे इस डेटा के तहत एग्जम्प्ट किया जाता है कि उस लॉ के परव्यू में वो नहीं आएगा। तो कहता है राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज विल नॉट अप्लाई ऑन द स्पेसिफाइड केस इंक्लूडिंग, यह उस केस में जो जैसे कि राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल हु इज आपकी डेट जो है ये राइट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। किस केस में? यदि कोई एक नोटिफाइड एजेंसी के पास आपकी डेटा जाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, फॉर रिसर्च, आर्काइविंग और स्टैटिकल पर्पसेस, फॉर स्टार्टअप्स और अदर नोटिफाइड कैटेगरीज, टू इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम, prevention and investigation of offense, to perform judicial or regulatory functions, to process in India personal data of non-resident under foreign contacts। बहुत सिंपल सी पॉइंट लिखी हुई, मुझे नहीं लगता है कैसे और एक्सप्लेन करना होगा। इन कंडीशंस में जब इन एजेंसी को, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को जब डेटा की ज़रूरत पड़ेगी इन केस में, तो उसमें आपसे वो परमिशन नहीं लेगा कि आपकी डेटा को वो प्रोसेस करे और नहीं करे, वो कर सकता है। और लास्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, जो कि मेजर कंसर्न है, जिसमें कि ये बहुत एक्सपर्ट ने इस पे बोला कि इससे गवर्नमेंट इस पॉइंट के तहत वो हर कुछ कर सकता है और आपकी डेटा को गवर्नमेंट प्रोसेस कर सकता है एज पर गवर्नमेंट्स नीड। सो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी थोड़ी वायलेट होती है। नेक्स्ट कहता है क्या, यदि पर्सनल डेटा जो है चिल्ड्रेन का हो तो उसके प्रोसेसिंग में क्या सावधानी बरतनी है। तो कहता है डेटा फ्यूडिशरी, दैट इज दैट कंपनी विच प्रोसेस द डेटा, मस्ट नॉट अंडरटेक, क्या नहीं करेगा वो, तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा दैट इज एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ चाइल्ड, जो कि चाइल्ड के मानसिक स्थिति पे कुछ प्रभाव पड़े, ऐसा वो कोई काम नहीं करेगा।
और ट्रैकिंग प्लस बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटिंग एडवर्टाइज ये भी वो नहीं करेगा। जैसे मान लो बच्चे को भी तो टारगेटिंग एडवर्टाइज कर सकता है। अब मान लो बच्चा पोगो देख रहा है, पोगो में अब कार्टून बना के उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जिससे कि वो बच्चे प्रेरित हो जाए, उसे उसी तरह की ऐड आए, तो ये काम बच्चे के लिए वो डेटा फिडुशियरी नहीं करेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा के लिए। कहता है क्या ये जो एक्ट है या बिल है यह अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर पर्सनल डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू द कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट जिस देश को रेस्ट्रिक्ट करेगा उसके बियॉन्ड हर कंट्री में हमारी पर्सनल डेटा जा सकती है, जो कि ये भी पॉइंट एक मेजर कंसर्न्स है ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद पेनल्टीज़ क्या है, तो कहता है एज स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर वेरियस ऑफेंसेस अप टू 200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट और ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर चिल्ड्रेन। यदि चिल्ड्रेन से रिलेटेड जैसे आपने ये देखा, ये दोनों यदि इसको फुलफिलमेंट करने में कोई गड़बड़ी करती है कंपनी तो 200 करोड़ तक का उस पर जुर्माना लग सकता है, और 250 करोड़ तक का जुर्माना फॉर फेल्योर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच। सो ये टोटल पॉइंट था इसका, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट था। अब समझ लेते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। तो वही पॉइंट कि यह फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो कि गवर्नमेंट इसका जो है क्या उसे एग्जेम्पशंस मिलती है। गवर्नमेंट कैन कलेक्ट प्रोसेस और रिटेन पर्सनल डेटा बियॉन्ड व्हाट इज़ नेसेसरी, बिकॉज कोई लिमिट नहीं है गवर्नमेंट के लिए। इनएडिक्वेट सेफ गार्ड है, बिकॉज हमारी डेटा ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकती है, किसी और कंट्री में हो सकती है हमारी पर्सनल डेटा। जिसकी डेटा मान लो डाटा ब्रीच होती है, दैट इज़ डाटा प्रिंसिपल की जो पीपल जिसकी डेटा है उसको कोई कंपनसेशन का इस एक्ट में प्रावधान नहीं है। जबकि आईटी एक्ट ऑफ 2000 उसमें सेक्शन 43 में ये प्रोविजंस था कि उस डाटा ब्रीच जिसकी होती है डाटा प्रिंसिपल को कंपनसेशन मिलेगा, जो कि आपको कंपनसेशन दिया जाता था आपके डेटा के मिसयूज की वजह से। बट इसमें कोई भी कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है। आरटीआई एग्जेम्पशंस है, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि आप किसी पब्लिक ऑफिशियल्स की चाहते हैं उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सो इट कैन एड करप्ट प्रैक्टिसेस, इसको बढ़ा सकता है करप्ट प्रैक्टिसेस को। एंड नो प्रोविजंस फॉर सम राइट्स लाइक नो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी। डाटा पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है टू ऑब्टेन एंड रीयूज ओन पर्सनल डेटा, तो इस पॉइंट का प्रावधान नहीं है। और नो राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब राइट टू रिमूव और इरेज द कंटेंट। यदि आप चाहते हैं आपकी डाटा को फॉरगेट कर दिया जाए, भूल लिया जाए, उसे इरेज कर दिया जाए, तो इसकी प्रावधान नहीं है। सो दैट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट लार्ज। और ये चीज़ राइट टू बी फॉरगेटन अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, तो एक पॉइंट बस लास्ट है और यह एक्ट समाप्त हो रहा है। आई थिंक यह एक्ट थोड़ा लंबा डिस्कशन में चला गया बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस भी थी और इम्पॉर्टेंट भी था बहुत ये, तो इसके बाद शॉर्ट रहेगा आई थिंक आर्टिकल। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग देख लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन ने जीडीपीआर बनाया, जिसके बेसिस पे उसी को देखते हुए हमने भी अपने देश में ये डीपीडीपी बनाया। तो जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन का लॉ है, इम्प्लीमेंट हुआ था 25 मई 2018 में। इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू सेफ गार्ड पर्सनल डेटा एंड अपहोल्ड प्राइवेसी राइट ऑफ द एनीवन इन द यूरोपियन यूनियन कंट्री। यही है जीडीपीआर। तो हमने ये इंटायर चीज़ डिस्कस किया अपने एक्ट में, जहाँ पे कि हमने लिमिटेशंस देखा। सेम पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, हमने इसी पॉइंट को वहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा था। वे फॉरवर्ड में वही जो पॉइंट कंसर्न की पॉइंट थी, क्रॉस बॉर्डर डेटा मूवमेंट पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो एक वो पॉइंट है। डेटा राइट की बात है जो कि हमने बात किया, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी प्रोवाइडेड स्पेशली इन द केसेस वेयर डेटा कलेक्शन और स्टोरेज पसेज हार्म टू द रेपुटेशन लाइफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो ऐसा केस में भी डेटा को जो है क्या इरेज करने की, डेटा फॉरगेटन की नहीं है, तो वो होना चाहिए था मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए। एंड लास्टली क्वांटिफाइड टाइम ड्यूरेशन, दैट इज अ स्पेसिफिक टाइम शुड बी डिफाइंड टू डिलीट द डेटा वंस पर्पज हैज़ बीन फुलफिल्ड। और डेटा प्रिंसिपल मतलब जब मान लो हमारी डेटा की यूज़ ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए एक क्वांटिफाइंग टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, उतने समय में हमारी डेटा को डिलीट कर दिया जाना चाहिए। तो ये प्रोविजंस भी होनी चाहिए, ये वे फॉरवर्ड है। जीडीपीआर के बारे में हमने बात किया, दैट इज़ यूरोपियन यूनियंस लॉ, दैट इज़ इंडिया ने बनाया। तो इसमें जो है
एक चीज़ मेजर है कि हमारे यहाँ चाइल्ड कहलाएगा जो 18 ईयर से कम होगा, यहाँ पे 16 ईयर से कम, दैट इज़ नोन एज माइनर, और बाकी ये कुछ इसके बीच में डिफरेंस है. सो दिस इज़ अबाउट द इंटायर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब सेकेंड आर्टिकल की ओर. ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. यह अपने आप में आर्टिकल 1.2 जो है 3 आर्टिकल कंसिस्ट करता है, जिसमें कि टोटल हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे. थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ. उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता, ये यहाँ से लेके फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये कंप्लीट आर्टिकल, फिर आफ्टर दैट भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये मिला के कम्प्लीटली 1 आर्टिकल है जो कि सेकेंड आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं. थोड़ी इसकी बैकग्राउंड समझते हैं. फिर से अगेन यहाँ पे भी जो मैं आपको भी स्लाइड्स में ले चलूँगा वो कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस नहीं है, बस इसी चीज़ को मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई की है. समझते हैं. तो अभी न्यूज़ में क्या था कि गवर्नमेंट ने 3 बिल को इंट्रोड्यूस किया है इन द लोकसभा, जिसमें कि वो रिप्लेस करना चाहता है हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं उसे रिप्लेस करना चाहता है. तो क्या क्या रिप्लेस करना चाह रहा है उसे देखते हैं, फिर समझते हैं इसकी नीड क्या है. तो पहले इसे समझ लेते हैं क्या रिप्लेस करना चाहते हैं. ये कुछ टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर में अभी जो इंडिया में आप देखते हैं क्रिमिनल लॉ को आप जिस रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है वो कुछ इस प्रकार से है. सो फर्स्ट वन इज इंडियन पीनल कोड, सेकेंड वन इज इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड थर्ड वन इज CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. कैसे कैसे ये कहानी, कैसे हम यहाँ पे आ गए, फिर से थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं. हमने पिछली मंथ के मैगजीन में भी लॉ कमीशन के बारे में बात किया था कि फर्स्ट लॉ कमीशन कैसे बना, लॉ कमीशन का काम ही क्या है. सो सिंपल सी बात है, आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी न्यू टेरिटरी में जाओ, तो पहले बात तो आपको यदि उसके लिए लॉ बनाना है तो पहले उस टेरिटरी के अंदर आपको जाना होगा, वहाँ के लोगों से बात करना होगा, वहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशंस को देखना होगा, उस लोगों का क्या धर्म है, क्या उसकी जो है क्या ट्रेडिशंस है, क्या उसकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, क्या उसकी लाइफ एक्टिविटी है, और उसी के अकॉर्डिंग उस लैंड के लिए आपको बनाना पड़ेगा लॉ, दैट इज़ कानून, और पनिशमेंट भी उसी लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग होगा. बिना किसी पर्सन को जाने हुए आप उसके लिए नियम नहीं बना सकते हो, बिकॉज सोशोलॉजी में एक कंसेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म का. मतलब वो कहता है कि हर एक कल्चर को जो है आप उसके पर्सपेक्टिव से समझ सकते हो, और जब आप उसके पर्सपेक्टिव से उस कल्चर को देखोगे तो आपको हर कुछ वो अच्छा लगेगा. तो जब ब्रिटिशर्स क्या हुआ, इंडिया आया पहली बार, तो वह एक ओनली ट्रेडिंग कंपनी था. बट आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर एक ऐसी बैटल फील्ड क्रिएट हो जाती है इंडिया में, और उसके बाद इंडिया की गवर्नेंस जो है ब्रिटिशर्स अपने हाथों में ले लेती है. अब जब गवर्नेंस को अपने हाथों में लिया तो उसके लिए चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट उसके पास कोई एक इंटीग्रेटेड रूल्स लॉज रेगुलेशंस नहीं था. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ से लॉर्ड मैकॉले को इंडिया भेजता है कि जाइए मैकॉले साहब, इंडिया में जाइए, थोड़ा इंडिया को देखिए और उसके लिए वहाँ पे कानून बनाइए. तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया जाता है, उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं मैकॉले साहब को, और लॉर्ड मैकॉले आते हैं. और उसके बाद ये एक इनको जिस चीज़ के लिए जो प्रिपेयर करना था ड्राफ्ट बिल, तो उसमें था कि टू एग्जामिन द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड रूल्स ऑफ कोर्ट. चूँकि आपको पता है उसी समय इंडिया के 3 कॉर्नर्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट बन चुका था. एक तो बंगाल में, फिर उसके बाद मद्रास में और बॉम्बे में. इन तीनों जगह पे कोर्ट्स बन आ चुकी थी. तो उनके लिए क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा, स्टार्टिंग में तो काफ़ी टसल्स होती थी इवन सुप्रीम कोर्ट में, एंड उसके बाद जो है आपको कि गवर्नर जनरल में काफ़ी फाइटिंग चलती, और सबका अपना ज्यूरिसडिक्शन और पावर नहीं था कि किसकी जो है क्या ज्यूरिसडिक्शन किसी ने दिया तो वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा. तो इसको एग्जामिन करना था.
पावर्स क्या होगी कोर्ट की, गवर्नर जनरल्स की क्या पावर होगी, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से होगा, लॉज इन्फोर्स इन इंडिया कैसे होगा, और कोई यदि लॉ को वायलेट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट फॉर दी वायलेशन ऑफ लॉ। इन सभी चीज़ को एग्जामिन करना था लॉर्ड मैकॉले साहब को और उसे कानून बनाना था। लॉर्ड मैकॉले ने उसके बाद जो है सब कुछ को समझा, पढ़ा और एक कंप्रीहेंसिव ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया। जब भी हम बात करते हैं ड्राफ्ट बिल की, इसका मतलब वो एक इनिशियल फ्रेम ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें कि आप मान लो सिंपल सी एक पेपर में लिख रहे हो ये अच्छा ये चीज़ क्राइम होगा, ये चीज़ के लिए इतना पनिशमेंट होगा, ये सभी आप एक रफ स्केच कर रहे हो और आफ्टर दैट ये इसी को चीज़ को कहते हैं ड्राफ्ट, और ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट को पेश करता है तो गवर्नमेंट उसे प्रॉपर जो है स्ट्रक्चरिंग वे में एज अ लॉ के रूप में पार्लियामेंट में पेश करता है। सेम काम लॉर्ड मैकॉले साहब ने किया। तो मैकॉले ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और आईपीसी, और यह आईपीसी बेस्ड था ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ। जिस तरह से ब्रिटिश में सिस्टम चलती है उसी के अकॉर्डिंग में इंडिया के लिए आईपीसी प्रिपेयर किया गया। और मेनली यह आईपीसी जो है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि दैट विल सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट, ब्रिटिश की इंटरेस्ट को सर्व करे, नॉट द वेलफेयर फॉर इंडिया। और जाके बीच में थोड़ी सी आपको पता है हिस्टोरिकल अपराइजिंग्स हुई। 1857 का बैटल ग्राउंड सजा यहाँ पे, जिसमें कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश की सत्ता हिल गई थी और थोड़ी सी आईपीसी में उसके बाद चेंजेस लानी थी। और उसके बीच में इतनी सारी जब उथल पुथल हुई तो यह आईपीसी को इनेक्ट होने में थोड़ा समय लग गया। और 1834 से जो कहानी स्टार्ट हुई थी वह जाके 1860 में जाके आईपीसी इनेक्ट हुआ और फाइनली केम इन फोर्स 1862 से यह लागू है आईपीसी। इसके बाद कहानी आती है इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो कि 1872 में बना। और इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कौन कौन सी जो है क्या मान लो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगी। एग्जाम्पल, इंडियन एडमिसिबल एक्ट कहता है कि कौन कौन सी सबूत एडमिसिबल होगी, व्हाट इज द प्रोसेस टू कलेक्ट द एविडेंस। कि मान लो कहीं पे क्राइम सीन हुआ, वहाँ पे कौन, पहले बात तो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, कौन सी चीज़ें कोर्ट में पब्लिश किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। सो इन सभी चीज़ की क्या पुलिस के पास राइट्स है टू कलेक्ट द एविडेंस, पुलिस किस चीज़ से, मैं मान लो अब किसी के घर चले जाए, कैसे करे, क्या चीज़ ले, इन सभी चीज़ को एक विस्तृत व्याख्या में बताया गया है किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में। और थर्ड जो आया दैट इज नोन एज सीआरपीसी, ये 1882 में आया, जिसको कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यह कोड बताता है, दिस कोड प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर फॉर द अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, बेल फॉर द ऑफेंस अंडर वेरियस एक्ट। मतलब प्रक्रिया क्या अपनाया जाएगा। आप जब फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में पता है कि यदि किसी लॉ किसी मान लो कोई क्रिमिनल्स है तो उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने में भी एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। यदि वो प्रोसीजर गलत होगा तो उस बेसिस पे उस पर्सन को यहाँ कोर्ट रिहा भी कर सकता है। इसीलिए इवन मान लो कि किस तरीके से आपको एविडेंस तक कलेक्ट करना है, कैसे आप किसी इंसान को अरेस्ट करना है, कब हथकड़ी लगाना है, नहीं लगाना है, इन सभी चीज़ की एक विस्तृत जो है व्याख्या कोड क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में किया गया, जो कि सीआरपीसी के नाम से जाना जाता है। सो हमने क्या समझा, सीआरपीसी व्हाट विल बी द प्रोसेस, क्या होगा, कौन जज होंगे किस केस में, सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, उसमें जज कौन होंगे, रिमांड कैसी होती है, जमानत कैसी होती है, अरेस्ट कैसे होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं कोड क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में। और उसके बाद जब हमारी देश आज़ाद हो गई 1947 में, तो हमने थोड़ी सी चेंजेस क्या की सीआरपीसी में। हालांकि सीआरपीसी में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे। 1898 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, 1923 में हुआ, 1955 में, इंडिपेंडेंस के बाद भी इसमें अमेंडमेंट हुआ। नॉट ओनली सीआरपीसी, यहाँ से आप जितनी भी देख रहे हो, आइदर आईपीसी हो,
IEA हो या CRPC हो, समय समय पे इसमें बहुत सारी हमने अमेंडमेंट किया, बट फाइनली 1973 में जाके हमने अपने देश के लिए न्यू CRPC एडॉप्ट किया था। और ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन 41st रिपोर्ट में लॉ कमीशन कहता है क्या, इंडिया के लिए न्यू CRPC होना चाहिए। लेकिन इन सभी जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी जो बैकग्राउंड है दैट इज़ कॉलोनियल बैकग्राउंड है। और आज के समय की जो बहुत सारी न्यू क्राइम्स आई हुई है, जैसे बहुत सारी साइबर क्राइम्स हो, डिजिटल क्राइम्स हो, हेट स्पीच हो, ये सब चीज़ें जो हैं इस एक्ट में नहीं था और इसकी बैकग्राउंड कॉलोनियल थी। प्लस दिस वन केम्स फॉर द सर्विंग कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि अब वो समय आ गया है जिसमें कि हम क्या करें, इसको चेंज करके न्यू इसके जगह पे एक्ट लाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसी के जगह पे बिल लाया है और ये तीनों एक्ट जिस नाम से बदलेगा, अब उस नाम को देखिए। यह नाम प्योर हिंदी का नेम है, इसलिए थोड़ा इसको इंग्लिश में आपको लगेगा अटपटा, बट जब आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड, तो इसके जगह पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, भारतीय न्याय संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए लाया भारतीय साक्ष्य बिल और CRPC के लिए हमने लाया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल। अब बात करते हैं नीड, ज़रूरत क्या थी। पहले तो आपको पता होगा देश में डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस लोअर कोर्ट में जो है करीब 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है इन द डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सेकेंड वन इज टाइमली जस्टिस डिलीवरी। अभी माना जाता है हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर है उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेस। हालांकि रिसोर्सेस की समस्या इस एक्ट लाने से नहीं होगी, बट ये जो हमारी जो लीगल प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, वो काफ़ी लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, लेड टू मेनी पर्सन्स अंडर ट्रायल। और हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे कि करीब 70% पॉपुलेशन जो है अंडर ट्रायल में, जेल में भर्ती है। यह समझ सकते हैं उस पर्सन के लिए कितनी बड़ी हृदय विदारक घटना होगी, जो पर्सन जो है बिना किसी क्राइम के, मान लो कि एज अ सस्पेक्ट वो जेल में चला गया है, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, बट इसलिए वो जेल में है बिकॉज उसकी प्रॉपर टाइम ही नहीं आई है केस सुनवाई की, बिकॉज कि हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केस चल रही है। सो यह एक बहुत बड़ा समस्या था। इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड वन इज लो कन्विक्शन रेट। मतलब क्या कहता है कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनएफिशिएंसी एंड इनएडिक्वेट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस डिफिशियंसी, इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स, इन सब की वजह से हमारे देश में क्या है, लो कन्विक्शन रेट। यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से आपको एक बात बताऊं कि हमारे देश में यदि मान लो फॉरेंसिक रिपोर्ट किसी आने में ही क्या होती है, 1 साल का समय लग जाता है। अब सोचो यदि फॉरेंसिक रिपोर्ट की वजह से अदालत की कार्रवाई रुकी हुई हो तो 1 साल तो प्रॉपर उस केस की पेंडेंसी हो जाएगी। तो इन सब की वजह से जो है हमारे देश में लो कन्विक्शन रेट है और ये इनएडिक्वेट फिर भी है, प्लस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो लो कन्विक्शन रेट है। उसके बाद कहता है इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज टाइम डिमांडेड। अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इवॉल्व किया है एज कंपेयर टू 1960s। सोसाइटी चेंजेज हुआ है, इमर्जिंग चैलेंजेस रिक्वायर्ड ऑन द इवॉल्विंग एंड एडेप्टेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना किसमें, इन एविडेंस गैदरिंग, स्टोरेज और प्रेजेंटेशन में। तो ये चीज़ के लिए हम मॉडर्न आधुनिक तकनीक को अपना सकते हैं और इरेजिंग आवर कॉलोनियल लीगेसी। और ये पॉइंट थी जिसकी वजह से हम लोग क्या किए, हम इस 3 नए बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी वो एक्ट नहीं बना है, अभी वो बिल के रूप में ही है। अब आते हैं मैगजीन में, चलते हैं। सो जो इस तरह के आपको बॉक्स दिख रही है, ये सभी चीज़ आपसे हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 3 बिल, ये उसका नाम है, डिस्कस कर लिया हमने।
नीड क्या थी, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, सेम पॉइंट है। 70% अंडर ट्रायल है, ऑलमोस्ट 7 करोड़, 4.7 दैट इज 5 करोड़ हमने बात किया, दैट वन इज डन। ये भी पॉइंट, भारतीय न्याय संहिता ये रिपील करता है इंडियन पिनल कोड, ये फर्स्ट लॉ कमीशन, दिस हमने बात कर लिया, डिटेल में बात किया। मेजर प्रोविजंस थोड़ी देखते हैं किसकी, भारतीय न्याय संहिता, दैट इज जो कि हम अभी पढ़ रहे थे किसके बारे में, आईपीसी के बारे में हम लोग जो समझे। तो ये आईपीसी के जगह जो भारतीय न्याय संहिता आया है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ है, मतलब जो अभी हम स्लाइड्स में देख रहे थे, तो यहाँ पे आप वो प्रोविजंस जो है समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी के प्रोविजंस हम यहाँ पे समझते हैं। कहता है क्या यह बिल क्या, तो सेडिशन के बारे में फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या, दिस बिल रिमूव्स द ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन। आपको पता होगा सेडिशंस पे कई सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, इवन लॉ कमीशन ने भी पिछले रिपोर्ट में कहा सेडिशन शुड बी रिमूव्ड। सो यह बिल फाइनली आके आईपीसी से सेडिशन, अब देखो मतलब वही है, कान एक कहते हैं ना हमारे हिंदी प्रदेश में कहावत है कि कान को चाहे आप सीधा पकड़ लीजिए या घुमा के पकड़िए, पकड़ रहे हैं कान ही। गवर्नमेंट ने सेडिशन का नाम हटाया है, बट जो सेम चीज़ था प्रोविजंस अभी भी है, यदि आप वो काम करते हैं तो आप पे उसी तरह का पनिशमेंट लगेगा, सेम चीज़ है। तो देखो बिल में इटसेल्फ कहता है दिस बिल रिमूव्स द ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन, दैट इज आईपीसी का सेक्शन 124A, बट इट इंस्टेड पिनलाइज, क्या पिनलाइज करता है, ऐसा यदि आप क्या करते हो, एक्साइट करते हो और अटेम्प्ट करते हो टू एक्साइट सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटी, मतलब कोई क्रांतिकारी विध्वंसक कार्य करते हो, एक्टिविटी जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को आप हटाने की बात करते हो, तो ऐसे केस में आपको जो है क्या पिनलाइज किया जाएगा। इनकरेजिंग फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ और इंडेंजरिंग दी सॉवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन केस पे आपको सेडिशन के तरह का ही पनिशमेंट मिलेगा। दिज ऑफेंस में इन्वॉल्व दी एक्सचेंज ऑफ वर्ड, और ये चीज़ आप कैसे हो सकता है, तो बाय वर्ड आप या किसी साइन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, दिस विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। टेररिज्म एज एन ऑफेंस इस बिल में डिक्लेयर किया गया। दिस बिल डिफाइंस टेररिज्म एज एन एक्ट दैट इंटेंड टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक और डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर। टेररिस्ट एक्ट इंक्लूड करता है दिस वन, वेरी सिंपल सी पॉइंट है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसमें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन ऑफेंस, इस पॉइंट को भी यह बिल एड्रेस करता है। यह बिल डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे मान लो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी हो, किडनैपिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, फाइनेंशियल स्कैम हो, साइबर क्राइम हो, ये सब पॉइंट को अब एक ऑफेंस की तरह से इस एक्ट में डिफाइन किया गया, जो कि पहले साइबर क्राइम सब की बात ही नहीं थी, बिकॉज 1960s में एक्ट बना था। एटसेट्रा आर कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल एक्टिंग सिंगली और ज्वाइंटली एज ए मेंबर्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्राइम सिंडिकेट। उसके बाद अब कहता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, पोटेंशियल इम्पैक्ट, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, दैट इज unclear definition of criminal activity may lead to their improper application and affect freedom of speech and expression. For example, आपने देखा क्या, जैसे कि जो सेडिशन का तो नाम तो हटा दिया, बट ये जो जैसे मान लो यहाँ पे सबवर्सिव एक्टिविटी बोला कि ऐसा एक्टिविटी जो कि लगे कि हाँ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, तो इस तरह, या फिर मान लो, तो ये कहता है क्या, ये जो है अफेक्ट करेगा किस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। फॉर एग्जाम्पल कहता है सबवर्सिव एक्टिविटी माइट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिक। अब मान लो कोई बोलेगा क्या सरकार चोर है, इसका मतलब लगेगा अरे तुम सरकार को चोर बोल रहा है, इसका मतलब जो है क्या होगा कि तुम सरकार को हटाना चाह रहा है, देशद्रोह करना चाह रहा है, एंटी नेशनल, तो हो सकता है। एंड टेररिस्ट एक्ट विच नाउ इंक्लूड डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्रोवोकेशन और इंटिमिडेशन, मतलब यदि कोई डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, प्रोवोकेट कर रहा है और इंटिमिडेट कर रहा है, वो उसे टेररिस्ट एक्ट के तहत समझा जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ यदि टर्म्स यूज होता है बिल में, सो दैट विल अफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहता है क्या ये इन्हांस करता है
policing power, enhance the discretionary action taken by powers of police and personnel may increase the scope for the arbitrary police action. Or lastly, delays in existing trial, though this will exclude their application to pending proceeding and trials, court are likely to bombard with the interpretation resulting in delays and actual. तो एक पॉइंट ये कहना है कि जिस चीज़ के लिए एक्चुअली यह बिल लाने का गवर्नमेंट का मेन पर्पस था या मेन गवर्नमेंट का कहना था, हम ये बिल इसलिए ला रहे हैं बिकॉज इतनी जो ट्रायल्स बढ़ रहे हैं अंडर या फिर इतनी जो पेंडिंग केसेस हैं उसके लिए। लेकिन कहता है कि आप न्यू मान लो ये बिल आया है और उसके बाद हर वर्ड का न्यू इंटरप्रिटेशन आएगा, सो ये बॉम्बार्ड हो जाएगा न्यू इंटरप्रिटेशन के साथ और फिर पेंडेंसी डिलेज और बढ़ेगा घटने के बजाय। सो ये पॉइंट थी कुछ आईपीसी के बारे में। सेकंड बात करते हैं हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज जो पहले एग्जिस्टिंग क्या था, सीआरपीसी था। सीआरपीसी के बारे में हमने अभी देखा, सीआरपीसी के बारे में यहाँ हमने पढ़ा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पहले 1882 में ये था, उसके बाद 1973 में हमने न्यू एडॉप्ट किया और अब इसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ रहा है। तो इसके बारे में हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है। प्रोविजंस इसकी क्या देखते हैं, तो कहता है क्या, तो ये सिंपल सी बात समझना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बात कर रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। तो इसके प्रोविजंस क्या कहता है, डिटेंशंस ऑफ अंडर ट्रायल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। कहता है फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोविजंस है, फर्स्ट टाइम्स ऑफेंडर विल बी रिलीज्ड ऑन बेल if they have completed detention for 1/3 of maximum imprisonment for life। जैसा कि आपने देखा हमारे देश में 70% प्रिजनर्स जो है ना वो अंडर ट्रायल में है, मतलब वेदर यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी, आप अभी भी मान लो वो अंडर ट्रायल में जेल में 5-5 6-6 साल से वो है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहता है, मान लो कोई पर्सन है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एक पर्सन है, इसे जेल में मतलब इसे एक चोरी के पनिशमेंट के लिए या मान लो एक किसी को मान लो चाकू से मारने की कोशिश की और इसके लिए पनिशमेंट जो था 6 ईयर की पनिशमेंट था। कहता है क्या यदि इस 6 ईयर के पनिशमेंट में ये 1/3 जो कि 1/3 टाइम 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू, यदि 2 साल तक वो जेल में बिता चुका है तो उसे रिलीज कर दीजिए बेल के अकॉर्डिंग पे और जब समय आएगा तो देखा जाएगा। और कहता है इफ द एक्यूज्ड हैज स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल सी और मस्ट बी रिलीज ऑन द पर्सनल बोर्ड। लेकिन यदि अब मान लो क्या करता है वो हाफ, दैट इज वो जो है 1/2 ऑफ 6 दैट इज 3 साल तक जेल में गुजार लेता है अंडर ट्रायल में, तो उसके बाद चाहे वो गिल्टी हो कोई मतलब नहीं, उसे अब आप छोड़ दीजिए बिकॉज अंडर ट्रायल में ही बेचारा 3 साल गुजार चुका है और अंडर ट्रायल में कितनी, बिकॉज वो उस मानसिक प्रताड़ना को झेलता है जिसकी वजह से। सो आई थिंक दिस वन इज़ द वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके बाद कहता है ट्रायल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो अब प्रोविजंस है क्या, ऑल ट्रायल जो होंगे इंक्वायरीज प्रोसीडिंग कैन बी हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। वो कह रहा है क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस सच एज रेप। इन सब केस में कहता है क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इट मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल विथ एटलीस्ट 7 years ऑफ द इम्प्रिजमेंट। कहता है एटलीस्ट यदि 7 साल तक का उस जिस मान लो क्राइम के लिए उसे अरेस्ट किया गया है उसकी यदि मिनिमम मैक्सिमम पनिशमेंट 7 year है तभी आप उसके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 2 साल की किसी के मान लो पनिशमेंट है, अब उसके लिए आप क्या करें, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के कारण 1-1 साल 2-2 साल तक जो है आप सिर्फ वो चार्जशीट बनाने में लगा दे रहे हैं। सिग्नेचर एंड फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अलाउ द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन like signature, handwriting, finger impressions and voice sample from any person whether arrested or not। यदि मान लो ट्रायल के लिए किसी भी पर्सन का वो पुलिस इसे ले सकती है। सो वेरी कंसर्न पॉइंट है ये। टाइम लाइन कहता है क्या, इट प्रिस्क्राइब्स टाइम लाइन फॉर वेरियस प्रोसीडिंग सच एज
गिविंग तो, और इसके बाद यह एक टाइमलाइन भी यह बिल बनाता है कि कितने समय में जजमेंट देना है, कितने समय में इन्फॉर्म करना है विक्टिम को ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और चार्जशीट कब तक में बनना है, इन सभी के लिए एक टाइम फ्रेम बताता है न्यू CRPC। उसके बाद कहता है ट्रायल इन द अब्सेंस ऑफ ऑफेंडर। तो ये कहता है क्या, यदि मान लो आप जो ऑफेंडर था वो ही अब्सेंट है, तो वैसे केस में भी कि आप कहता है क्या, ट्रायल कीजिए। इट प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ट्रायल और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इन द अब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। नेक्स्ट कहता है स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट। दिस बिल्स एड्स दैट death sentence can only be converted to life imprisonment and life imprisonment can be pardoned only within 7 years of punishment। इसकी वजह से क्या होता, मान लो कि ये पॉलिटिकल वेवर होता, मतलब मान लो अभी कोई आदमी सजा मतलब जो है कि क्राइम किया है, मान लो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम किया है और उसको बोला कि अरे तुम अभी मान लो कोई एक क्रिमिनल था, तुम जाओ उसको मार दो XYZ पर्सन को, और जब हम सरकार में आएंगे तुमको फिर सजा से माफ़ी दिलवा देंगे। तो मान लो 10 साल 15 साल के बाद भी तो सत्ता में आ ही जाएगा। तो इससे क्या होता, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा था। लेकिन यह बिल कहता है क्या, यदि ये पर्सन को माफ़ी मिलना है तो इसके सज़ा के 7 साल के अंदर में ही हो सकता है ये चीज़, और 7 साल तक तो जनरली सेम पार्टी रहती है, तो 5 ईयर ही रहती है, बट वो इम्पैक्ट थोड़ा तो कम होगा कि जो पर्सन कभी भी हो सकता था उसका। तो वही कहता है क्या, स्टॉप कर रहा है पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट। कहता है पोटेंशियल इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो कहता है क्या, ये इसकी वजह से केस डिस्पोजल काफ़ी फास्ट हो जाएगा, टाइमली जस्टिस डिलीवरी होगा। कि जैसा कि आपने मेजर ये दोनों प्रोसेस जो था जिसकी कि डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, उसे 1/3 और 1/2 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट यदि वो गुजार ले तो वो फ्री हो जाएगा या फिर बेल पे रिहा हो जाएगा, तो काफ़ी फास्ट जस्टिस सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हमने ये लिमिट कर दिया है, जो 7 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट है वो चीज़ पॉइंट हो गया। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू हम जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट करना चाह रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन द राइट्स ऑफ विक्टिम, तो ये बिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बिल के अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके FIR करवा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आपका जिस एरिया में क्राइम हुआ है वहीं के पुलिस थाने जाना होगा, कहीं से भी आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंडेटरी कहता है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीज सीक टू एड्रेस फेयरनेस इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। आपको अक्सर दिखता होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे कई सारे आरोप लगते हैं कि कुछ एविडेंस थे उसे छुपा लिया गया पुलिस के द्वारा, मान लो ऊपर से पैसा मिल गया, या कुछ जो एविडेंस नहीं भी थे अपने मन से रख के उसको फंसाने के लिए कर दिया। लेकिन अब कहता है क्या, मैंडेटरी है वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा आपको बिफोर सर्च और स्क्वीज दी प्रॉपर्टी। उसके बाद कहता है क्या, इंक्रीज इन डिटेंशन पीरियड, द पीरियड ड्यूरिंग विच अरेस्टेड पर्सन कैन बी सेंट टू पुलिस कस्टडी हैज़ बीन एक्सपेंड किया गया, जब तक कि पुलिस के रिमांड पे रहता है उससे पूछताछ चलती है, इस चीज़ को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो इसके बाद हमने देखा था सेकेंड पे, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, जिसको कि अब हम लोग देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य बिल 2023। और यह एक्ट ये बताता है कौन कौन सी एविडेंस जो है कोर्ट में एडमिसेबल होगी। सो इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट। प्रोविजंस इसकी क्या है, तो अब कहता है क्या, इससे पहले ये प्रोविजंस नहीं था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एविडेंस की तरह प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अब कहता है क्या कि यस नाउ यू कैन प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड विल हैव द सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड। जो वैल्यू पेपर रिकॉर्ड का है उसे ही डिजिटल वैल्यू का है। मोबाइल का कुछ मान लो पिक्चर्स है, रिकॉर्डिंग्स है, उसे भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में पब्लिश कर सकते हो। इट एक्सपेंड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी उसकी संख्या को दायरा को आगे बढ़ाया टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन, मान लो सेमी कंडक्टर मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस में स्टोर्ड हो। दिस बिल ऑल्सो
also include records on email, server log, smartphones, location evidence, voicemails. इन सभी तरह चीज़ पे भी यदि आपकी एविडेंस कोई है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं कोर्ट में। ओरल एविडेंस के बारे में क्या कहता है? ओरल एविडेंस इंक्लूड स्टेटमेंट्स मेड बिफोर कोर्ट बाय witnessing in relation to facts under inquiry. The bill adds information giving electronically to be considered as oral evidence. जो भी इंफॉर्मेशन आप इलेक्ट्रॉनिकली देते हैं उसे ओरल एविडेंस समझा जाएगा। ज्वाइंट ट्रायल के बारे में क्या कहता है? इट रेफर्स टू द ट्रायल ऑफ मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस। अब इससे पहले तक ये नहीं था, बोला सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वन पीपल का ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। इन अ ज्वाइंट ट्रायल if the confession made by one of the accused which also affect the other accused is proven। अब एक साथ कोई क्राइम में मान लो 5 पर्सन इन्वॉल्व है और एक ने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा अनदर 4 पे। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? कहता है एक्सपेंशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसकी वजह से ये एक्सपेंशन होगा और इशू ऑफ थोड़ी प्राइवेसी की बात हो जाएगी। जब मान लो कि क्या होगा, पुलिस के पूछताछ में आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज किया जाएगा तो उसमें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, सो दैट कैन ब्रीच योर प्राइवेसी। कंक्लूजन, अब जाके फाइनली तीनों एक्ट का कंक्लूजन, द पोटेंसी ऑफ रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हिंजेस ऑन देयर अलाइनमेंट विथ इट्स कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट इट। मतलब कि उसकी पोटेंसी, उसकी इम्पोर्टेंस तभी होगी जब वो जो हिंजेस है उसको अलाइ किया जाए उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ। मतलब जिस उद्देश्य से एक्ट बना है उसकी पूर्ति हो, उस वे में यदि उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। द सक्सेस ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हैज़ टू टेक एन आर्डियस जर्नी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच एंड रेगुलर ओवरसाइट। समय समय पे उसे आप देखते रहिए, रेगुलर ओवरसाइट कीजिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसी तरह से इंसेप्शन होना चाहिए, उसी तरीके से उस एक्ट को बनना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो वी हैव कवर्ड दिस 3+1 4 आर्टिकल। नाउ वी विल टेक ए स्मॉल ब्रेक, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट।